जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं अपने अपने घरों में। और इस कोविड-19 पैंडेमिक बीमारी के समय में आप सभी उन सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं जो WHO द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे बार बार अपने हाथ साबुन से धोना और मास्क पहनना। तो बच्चों, ये लॉकडाउन सभी का काफ़ी अच्छा बीत रहा होगा, क्योंकि अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है और आपको हम ऑनलाइन के थ्रू आपको स्टडीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आपको घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स की बेहतर जानकारी भी मिल रही है और आप प्रिपेयर भी कर पा रहे हो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्टैंडर्ड 11th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के एंड मंथ में माइट बी इन 29, 30 और 31 इन दिनों में आपके कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम्स शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको आपके स्कूल से प्राप्त हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम में जो 2 एग्ज़ाम्स आपकी रहेगी वो है एक इंग्लिश और दूसरी है BA। तो BA ये सब्जेक्ट, इसमें जो आपका कोर्स रखा गया है वो है चैप्टर नंबर 1 नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1। तो बच्चों, ये 2 चैप्टर आपको ये जुलाई मंथ के एंड में जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है स्टैंडर्ड 11th के लिए, उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद करने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। राइट, चैप्टर नंबर 1 अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंप्लीटिंग योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, यू कैन पोस्ट योर कमेंट एंड योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को बिना देर करे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो एग्ज़ाम्स शेड्यूल हुई है, उस एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 पर्पस, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस सर्विसेज 1। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बिजनेस सर्विसेज 1 चैप्टर नंबर 2 ऑन पेज नंबर 12। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1 क्या है इस चैप्टर में और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, हम सभी ने इस शब्द को कभी ना कभी सुना है। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ तो ज़रूर जानते हैं, बट इस चैप्टर में हम उसका मीनिंग, यानी उसका जो मूलभूत ढांचा है, क्या उसका मतलब होता है, ये जानेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स, यानी किन सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स पर ये इंश्योरेंस प्रक्रिया चलती है। उसके बाद हम उसके प्रकार देखेंगे, यानी टाइप्स, एंड देन विल लुक ऑन टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, कि कैसे हमारे देश में इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, यानी निजीकरण कर दिया गया है। उसके बाद हम IRDA के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस को देखेंगे। आई होप आप सबको पता होगा, IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इस वीडियो में हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी देखने वाले हैं, जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, जनरल पोस्ट, लेटर, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड एक्सप्रेस, फॉर सेविंग, रिकरिंग, टर्म, नेशनल सेविंग्स, these all are the different types of postal services which we will discuss. Along with this, some are more like KVP, ठीक है, किसान विकास पत्रक, या फिर इसमें थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक है, इसे किसान विकास पत्रक कहा जाएगा। ठीक है, PATRA as will be included from it. And then public provident fund, PPF, then postal insurance, monthly income scheme, MIS, and then money order, and then other related services. So these all are considered to be the postal services. ठीक है, जो हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्राप्त होती है। इंश्योरेंस देख लिया, पोस्टल सर्विसेज देखी, और उसके बाद अंत में हम देखेंगे गोडाउन और वेयर हाउसिंग क्या होती है ये बिजनेस के लिए, और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसका मीनिंग और उसके टाइप्स। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज 1। तो बच्चों, चैप्टर के नाम से आपको समझ लेना है बिजनेस सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज विच इंक्लूड इन बिजनेस
अब आप कहेंगे कि बिज़नेस में तो सर सिर्फ ख़रीदना और बेचना ही इंक्लूड होता है। जी नहीं, इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि बिज़नेस के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। सर्विसेज फॉर एन एग्जांपल, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन इंडियन इकोनॉमी। आज के ज़माने में बच्चों जो है, आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ होता है, राइट। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को हम कह सकते हैं, और जो टेरिशरी या फिर सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वो लिंक की तरह काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो बच्चों, मैंने हमेशा आपको ये बताया है और आपने भी सुना है इस बात को कि जब से इस युग की शुरुआत हुई है, राइट, इंसान सबसे पहले नेचर से अपने रिसोर्सेज को पूरा करता आया है, यानी प्रकृति से उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, नेचर से उसने अपनी चीज़ें इस्तेमाल की। उसके बाद जैसे जैसे उसमें बुद्धि आई, उसमें ज्ञान आया, उसने उन चीज़ों को निर्मित करना शुरू किया, यानी उनका निर्माण करना, उनका स्वरूप बदलना शुरू किया। इट स्टार्टेड टू चेंज द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द थिंग्स विच एंड अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट। यानी अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपनी ज़रूरतों के कारण इंसान ने क्या करना शुरू किया, चीज़ों को बनाना शुरू किया ताकि वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सके, राइट, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सके। इसीलिए इंडस्ट्री शुरू हुई, क्योंकि इसकी खरीद फरोख्त शुरू हुई, चीज़ें मांग बढ़ने लगी और बिक्री होने लगी, राइट। तो बिज़नेस का अस्तित्व तब से है। उसके बाद बात जो हम कर रहे हैं सर्विसेज की, तो आज का जो युग है, यानी 19वीं शताब्दी का जो युग था, वो युग था गुड्स का, यानी चीज़ों का, राइट। जो ब्रिटिश की बात कर लें हम लोग, जो भारत में आए, उन्होंने भी, उनका भी एक ही माध्यम था, दे यूज़ टू सेल एंड दे यूज़ टू बाय द कमोडिटीज़ फ्रॉम इंडिया, राइट। बट ये जो समय है, जो हम आज की बात कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की, ये सेवा युग है दोस्तों, यानी सर्विस का टाइम है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी थी, उसमें प्राइमरी सेक्टर बहुत मजबूत था, जो लोग थे वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते थे। उसके बाद जब सेकेंडरी सेक्टर आया, यानी 19th सेंचुरी, उसकी शुरुआत और उसका एंड, इसमें इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, राइट। लेकिन अब जो 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी का जो बिल्कुल फंडामेंटल बेस है वो सर्विस है। क्योंकि आज के युग से अगर हम किसी से भी पूछना चाहें कि भाई आप क्या बनेंगे आगे जाके, तो कोई ये नहीं कहता कि हम एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं, या फिर हम किसान बनेंगे, या फार्मर बनेंगे, या हम किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे। आजकल लोग कहते हैं कि वी वांट टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, वी वांट टू वर्क इन MNCs, वी वांट टू वर्क इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली, राइट। तो बच्चों, आज का जो युग है वो सर्विसेज का है, सेवा का युग है ये 21वीं शताब्दी का। और इस सेवा के युग में, इस सर्विस के सेंचुरी में, जो बिज़नेस है उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल, कि कभी कभी क्या होता है कि द फैसिलिटीज़ एंड इनकन्वीनियंस ड्यू टू सर्विस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, यानी अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, और अगर सर्विस इंडस्ट्री, बैंक नहीं है, पोस्टल ऑफिसेज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, ये 4 चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। ये 4 वो मेन सर्विसेज है जो बिज़नेस को हेल्प करती है, और जो किसके अंदर आती है, टेरिशरी सेक्टर के अंदर। कौन कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंक से थ्रू। सेकेंडली पोस्टल डिपार्टमेंट, जो आपको जो आप देखते होंगे कि आजकल तो चलो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, बट आज भी अगर आपको आपके बिल पेमेंट्स मिलते हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट है, वो आपको बाय पोस्ट ही भेजा जाता है, राइट। इसके बाद जो बिज़नेस होता है वो बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बनाता है, इसलिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, और बाद में इतने बड़े सामान को, इतने ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, कॉमर्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉमर्स ही ये सारी चीज़ इनको अवेल करवाता है, ठीक है, मुहैया करवाता है। एंड दे एक्सटेंड टू द फैसिलिटीज़ टू द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ टू। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सर्विसेज सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की मदद कर रही है, नहीं, ये प्राइमरी की भी मदद कर रही है। कैसे मदद कर रही है? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल सेकेंडरी तक पहुंच जाए, और सेकेंडरी को अपना माल, अपना सामान बेचने की जो है वो थोड़ा सहयोग मिले, थोड़ी हेल्प मिले, इसलिए ये सारी सर्विसेज बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो हैं, ये बिज़नेस को और तेज़ी से काम करने में मदद करती है। दे जस्ट डू नॉट ओनली वर्क विद द बिजनेस सर्विसेज बट ऑल्सो एंड सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज टू, ठीक है। यानी समाज से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। इसमें ना सिर्फ एक बिज़नेस का विकास होता है, बल्कि उसके साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है,
जितनी भी और सर्विसेज जुड़ी हुई है उनका भी विकास होता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है। आज के मॉडर्न टाइम में ये काफ़ी वेराइटीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। हम इसको बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस में देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ इंश्योरेंस, राइट। तो इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट इज़ मीनिंग। इंश्योरेंस रेफर्स टू द रिटन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। तो बच्चों इस मीनिंग को इतना ही सिंपल रखना है हमें कि इंश्योरेंस जो है ये एक लिखित दस्तावेज़ है, ये दो लोगों के बीच में किया जाएगा। सो बिटवीन टू पार्टीज़ दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन हेल्ड, ठीक है, थ्रू विच इंश्योरी एंड इंश्योरर, ये दो वर्ड हैं जो आपको याद रखना है। इंश्योरी क्या हुआ कि जो बंदा है जो इंश्योरेंस ले रहा है, और इंश्योरर कौन हुआ, ROR, जो इंश्योरेंस दे रहा है यानी वो कंपनी। तो इंश्योरी जो है यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है, राइट, थ्रू विच द इंश्योरीज पे द प्रीमियम, यानी प्रीमियम क्या हो गया, जो भी उसकी मंथली उसकी EMI बनती है, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, प्रीमियम बनती है, वो प्रीमियम उसको हर महीने उस बैंक को, उस संस्था को चुकानी होगी, और बदले में एज अगेंस्ट ही इज़ गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम इंश्योरर, ठीक है। इंश्योरर कौन हो गया, जो इंश्योरेंस दे रहा है, राइट। सो वो क्या देगा बदले में, दैट ही विल कंपनसेट, ही विल बी कंपनसेटेड। अब कंपनसेट क्या हो गया भाई कि मुआवजा देना, ठीक है। अब मुआवजा क्या हो गया कि जैसे या तो कोई मॉनिटरी रिटर्न्स वो आपको देगा, बल्क में पैसा देगा, राइट। आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आप उसकी प्रीमियम भर रहे हो हर महीने, अगर कुछ होता है, कोई रिस्क होता है तो सारे रिस्क कवर कर लिए जाएंगे। यानी उस समय आपको जब भी पैसों की ज़रूरत होगी, आपको वो संस्था, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन, दैट अमाउंट विल बी डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस, यानी जो भी लॉस आपको उससे हुआ है, उस घटना से हुआ है, उसको ये कंपनी क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी, ठीक है बच्चों। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन काम क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंश्योरी से, यानी जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उससे प्रीमियम भरवाती है। अगर कुछ होता है, कोई लॉस होता है, तो जो भी जितना भी नुकसान कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, फाइनेंशियल लॉस में जो भी कन्वर्ट किया जाएगा, जितना भी नुकसान उसे होगा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे आउट कर देगी, राइट। तो इंश्योरेंस समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि बिज़नेस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इंश्योरेंस का यही फ़ायदा है दोस्तों, राइट, कि अगर हम इंश्योरेंस लेके रखते हैं तो वी आर इंश्योर। इंश्योर मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा निश्चित, ठीक है, आप निश्चिंत हो गए हिंदी में अगर हम कहें तो, ठीक है। यू आर वी कैन से यू आर इंश्योर्ड, कि अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, इंश्योर्ड। उसी से ये वर्ड आया इंश्योरेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी आपने सुना होगा मार्केट में बहुत लोगों को बोलते हुए, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी, आजकल क्या नाम है इसका, आपकी टीवी पर भी काफ़ी सारे ऐड आते रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक भाई साहब उभर के आते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो इस समय हम देख ही रहे हैं कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, लेकिन हम इस ऐड में भी देखते हैं, वो आपको बोलते होंगे कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हमें हमेशा इंश्योर्ड रहना चाहिए, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग नेगेटिवली, बट हम कह सकते हैं कि अगर हम इंश्योर्ड रहेंगे तो भविष्य का हमारा रिस्क जो है, हमारा फाइनेंशियल लॉस है, वो कवर हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक तरीके से फ़ायदे की चीज़ है। आइए प्रिंसिपल्स देखते हैं इसके। इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल हैं वो सोसाइटी से कनेक्टेड है भाई। सोसाइटी मीन्स जो समाज है, जिस समाज के लिए ये लागू किया जा रहा है, स्पेशली वो दो लोग जो इस इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है। कौन से दो लोग, इंश्योरी एंड इंश्योरर, राइट। इंश्योरेंस लेने वाला यानी इंश्योरी, और इंश्योरेंस देने वाला यानी इंश्योरर। सो इंश्योरेंस इतना सिंपल नहीं है जो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं, बट नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ कैसे होगा, ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है, अब वो स्पेशल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर होगा। आई होप आप सभी लोगों ने स्टैम्प पेपर देखा होगा, राइट। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंस अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। यानी अब क्योंकि ये एक कानून से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ नीति नियम, कुछ सिद्धांत जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि कौन से हैं वो सिद्धांत। सबसे पहला जो है आपका प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी उसका मेन टारगेट क्या होगा, इट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। यानी ये फ़ायदा कमाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी के लिए, राइट। अब जैसे कोई इंश्योरेंस ले रहा है
तो वो फ़ायदे के लिए नहीं ले रहा है। अगर वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं अच्छा है मैं मर जाऊँ और मेरी फैमिली को पैसे मिल जाए, राइट। वो सिर्फ एक रिस्क को कम कर रहा है, राइट। उसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस अभी मेरे पास करवा रहे हैं उसमें जो भी रिस्क कंपनसेट करना है वो हम टाइम टू टाइम कन्वर्ट करें, ताकि आपस में एक दूसरे से रिलेशन अच्छे बने रहें। इट इज़ ओनली टू हैव कंपनसेशन फॉर द फाइनेंशियल लॉस। जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। एंड दैट द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज सोशल कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं भाई ये सामाजिक कॉन्सेप्ट है, यानी आपस में एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, फाइनेंशियली। इन द सेम वे ये एक म्यूचुअल और कंप्लीट फेथ है, यानी आपस का जो तालमेल है, जो सही जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, और प्लस एक दूसरे पर विश्वास, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंश्योरी विश्वास करके प्रीमियम भर रहा है और इंश्योरर विश्वास करके कंपनसेट करेगा। वाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इवन द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट आस्क्ड बाय ईदर पार्टी, बोथ शुड बी प्रोवाइडेड। यानी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है दोनों में से किसी भी पार्टी से, तो दूसरी पार्टी को उसे करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसे उसमें विश्वास जागृत करना है, गुड फेथ इस्टेब्लिश करनी है। सो एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज़ इंटर्ड not having the necessary information amount to be a fraud and it is against the principle of utmost good faith। यानी किसी भी प्रकार का इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई असंवैधानिक मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी जो दोनों पार्टी को एग्री ना हो। अगर ये ऐसा होता है तो ये इस प्रिंसिपल, ये जो भी हमने प्रिंसिपल अभी देखा है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई फेथ होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और सही कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। सो वेन एवर इट कम्स टू बी एन नोन ऑफ प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ इज़ ब्रोकन, यानी कभी ऐसा सुनने में आता है कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है वो अगर टूट जाता है तो वो जो भी पॉलिसी है, द इंश्योरेंस एग्रीमेंट और दैट पॉलिसी स्टैंड नल। मतलब क्या हो गया कि नल एंड वॉइड, ये दो नए वर्ड्स हैं बच्चों, याद रखना। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और लीगल भी नहीं होगी, ठीक है। नल मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड वॉइड मीन्स इलीगल, राइट। तो नल एंड वॉइड मतलब अगर उस पॉलिसी ने इस सिद्धांत को तोड़ा है, अगर कोई मिसट्रस्ट हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुई है उसको इंश्योरेंस के अंदर, तो वो पॉलिसी को अमान्य करार दे दिया जाएगा। एंड द इंश्योरी कैन नॉट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड, ही लूज द राइट ऑफ कंपनसेशन फॉर द रिस्क। मतलब इंश्योरी ने जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से पे कर दिया है वो तो डूबेगा ही, साथ ही साथ जो कंपनसेशन उसको मिलने वाला था वो भी उसको नहीं मिलेगा। तो जो भी जानकारी है वो आपको सही देनी होगी अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, मुझे बहुत पसंद है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। बहुत नया वर्ड है बच्चों, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि इट इज़ मेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा, यानी आपको चुकाया जाएगा, ठीक है। यानी आपको नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस भर रही है उसका नुकसान। सो इट इनकर्ड बाय द इंश्योरी। इस वजह से इंश्योरी जो होता है, कोई भी एक आम इंसान होता है इंश्योरेंस लेता है। अगर हम इंश्योरेंस लेंगे तो क्यों लेंगे? हम इसीलिए लेंगे ना क्योंकि हमें भविष्य के रिस्क फैक्टर को कम करना है, कि अगर कुछ हुआ तो फाइनेंशियली मेरी फैमिली को, मेरे बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, राइट। कैसे? क्योंकि दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे द इंश्योरी, यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना पैसा इंश्योरी को देगी। क्योंकि देखिए बच्चों, पॉलिसीज़ बहुत सारी होती है, किसी में आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिलते हैं तो किसी में आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कोई पॉलिसी थोड़े समय के लिए होती है और कोई पॉलिसी बड़े समय के लिए होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी इंडेमनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा कि किस इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन कितना इंश्योरेंस इंश्योरी को देगी, यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है उस बंदे को कितना पैसा संस्था के द्वारा मिलेगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी से। कैसे? क्योंकि इस इवेंट में जितना भी लॉस हुआ है वो पहले से प्री डिसाइडेड है और लिखा गया है डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो स्टार्टिंग में करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहिए मैं अब फर्ज करता हूँ कि आपने ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे दी,
right? Any person who has taken an insurance policy can get only compensation for the loss. यानी जो भी लॉस मुझे हुआ है उसके लिए आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने मुझे इंश्योरेंस दिया है, राइट? एंड ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. अब उसमें वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता. कैसे नहीं कर सकता? जितना नुकसान हुआ है, जितना डैमेज हुआ है, उतना ही आपको कंपनसेशन दिया जाएगा. यानी सपोज़ अगर मैंने मेरी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका आगे का बोनट ख़राब हो गया, टूट गया, तो मुझे पूरी कार का इंश्योरेंस नहीं होगा. कितना इंश्योरेंस होगा? सिर्फ उस बोनेट का. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये बताते हैं कि ही कैन नॉट गेट द एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव लॉस इनकट. यानी ना उसे उस लॉस से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, ना उस लॉस से कम अमाउंट मिलेगी. जितना लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट मिलेगी. लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये किस चीज़ पर नहीं लगता? लाइफ इंश्योरेंस पर. क्योंकि हम लाइफ की कीमत कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना. लाइफ तो प्राइसलेस होती है बच्चों, ठीक है? इस वजह से हम लाइफ की कीमत नहीं निकाल सकते. इस वजह से ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस पर लागू नहीं होता. किस चीज़ पर लागू हो गया? गुड्स और सर्विसेज पर. यानी जो भी गुड्स को हम फाइनेंशियली मार्केट में तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसमें हम उस चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. और उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको बेहतर तरीके से, ठीक है? अब जो भी इंश्योरी है, यानी पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए रहते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा. इफ़ एन इंश्योरी यानी पर्सन ए टेक्स अ पॉलिसी, यानी पर्सन ए ने एक पॉलिसी ले ली, प्रोडक्ट एट लोअर वैल्यू देन ओरिजिनल वैल्यू, यानी जितनी की वो उसकी वैल्यू थी, ठीक है, जितने का प्रोडक्ट था, यानी 100 रुपये का प्रोडक्ट था, पर उसने जो इंश्योरेंस लिया वो उससे कम का लिया, यानी 50 तक ही उसने 50 रुपीज़ तक ही उस चीज़ का इंश्योरेंस कराया. फॉर अ प्रोडक्ट एट लोअर वैल्यू देन ओरिजिनल वैल्यू, यानी जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे कम का उसने इंश्योरेंस करवा लिया. इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही विल प्रपोर्शनेटली गेट लेसर अमाउंट. अब सिंपल है, जब इंश्योरेंस कम का करवाया है तो उसको जो रिटर्न मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, वो भी कम मिलेगा. अ पार्ट ऑफ लॉस ही विल हैव टू ब्रोन बाय हिम. अगर उसका जो पूरा लॉस होता है, जो भी है, जितना कंपनसेशन उसने करवा रखा है, जितने का उसने इंश्योरेंस करवाया है, उतना तो उसको मिल जाएगा. लेकिन अगर उससे ज़्यादा का कुछ होता है तो वो उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा. कैसे? जैसे इफ़ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 3 lakhs बट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ 5 lakh. यानी अगर कोई कार है वो 5 लाख की है, पर मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है उसका, राइट? 3 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है. अब क्या होता है कि कंप्लीट लॉस हो गया, यानी कुछ ऐसा होता है कि वो कार ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, अब मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे 5 लाख नहीं मिलेंगे. हालांकि वो कार 5 लाख की है, पर फिर भी मुझे वो 5 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 3 लाख ही मिलेंगे. जबकि मेरा पूरा जो वो है एसेट है वो तो तबाह हो गया, टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया. अब क्या होगा? क्योंकि मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, मुझे जो कंपनसेशन मिलेगा वो भी 3 लाख ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भाई साहब बोलते हैं, ठीक है? तो सेकेंड भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ 5 लाख. अब वो कार कितने की है? 5 लाख की है, बट इंश्योरी हैज़ इंश्योर्ड इट फॉर ओनली 3 लाख एंड इफ़ द प्रोडक्ट इज़ पार्शियली डैमेज विच इज़ डैमेज एस्टिमेटेड एट 2 लाख. अब यहाँ क्या हो गया है कि 5 लाख की कार थी, बट जो इंश्योरी था उनने क्या किया? 3 लाख का तो इंश्योरेंस लिया, बट उसके साथ पार्शियली डैमेज मतलब क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, यानी पार्शियली डैमेज हुआ है, पूरा कंप्लीट डैमेज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, विच इज़ एस्टिमेटेड एट 2 लाख. द इंश्योरी विल गेट 1,20,000 एज अ कंपनसेशन बिकॉज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ 3 lakhs इज़ बिन इंश्योर्ड बाय द इंश्योर्ड अमाउंट. अब क्या हो गया है यहाँ पर कि जो भी है व्यक्ति, उस व्यक्ति ने 3 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था. अब जो 3 लाख का इंश्योरेंस है वो तो कंप्लीट एसेट पर है, यानी पूरी कार का जो कि 5 लाख की, देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, 5 लाख की कार है, 3 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है. अगर कंप्लीट वो जो कार है वो ख़राब हो गई तो मुझे 3 लाख ही मिलेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, भले ही वो कार 5 लाख की क्यों ना हो. ये अब समझ गए आप. दूसरा एस्पेक्ट क्या बोल रहा है कि वही 5 लाख की कार जिसका 3 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, राइट, अगर उसमें कंप्लीट डैमेज नहीं होता, पार्शियल डैमेज होता है, राइट. अब पार्शियल डैमेज अगर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि अगर आपको पार्शियल डैमेज हुआ तो आपको कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलेगी, आपको उससे कम अमाउंट मिलेगी, राइट. तो यहाँ क्या हो गया कि जब पार्शियली डैमेज होता है तो उसको कितना मिलेगा? 1,20,000.
क्यों 1,20,000 मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने जो अमाउंट है वो क्या क्या सोचकर डिसाइड की, 3 लाख के हिसाब से, राइट। 3 लाख का इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो कार 3 लाख की है, क्योंकि उन्होंने 3 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है, और आपके लिए वो कार 5 लाख की है, राइट। तो बच्चों ये समझ लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यानी अगर कंप्लीट डैमेज होगा तो आपको जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उतना मिलेगा। अगर आपने 5 का करवा रखा है तो 5 ही मिलेंगे, और वहीं अगर पार्शियली होगा तो 5 के हिसाब से ये अमाउंट आएगी, 1,20,000 नहीं आएगी। फिर 5 लाख के अकॉर्डिंग जो भी आपने एक पार्शियली करवा रखा है उतना ही आपको इंश्योरेंस आप कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ 5 लाख एंड इंश्योरी हैज़ पेड द फुल अमाउंट, यानी आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, एंड द इवेंट ऑफ कंप्लीट डैमेज इज़ टू प्रोडक्ट, अगर पूरा कंप्लीट डैमेज हो जाता है तो जैसा मैंने कहा कंपनी आपको फुल पेमेंट देगी, जो कि है 5 लाख, ठीक है बच्चों। तो ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल्स बता रहा है कि अगर आप कम का इंश्योरेंस करवाते हैं और पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो आपको जितने का इंश्योरेंस करवाया उतने ही मिलेंगे। अगर आपने कम का इंश्योरेंस करवा रखा है और जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट नहीं, पार्शियली डैमेज होता है, तो जो आपकी अमाउंट है वो किसके हिसाब से आएगी, इस एस्टिमेटेड एट 2 लाख, 2 लाख के हिसाब से, एंड इंश्योरी विल गेट 1,20,000, और उसको कितना मिलेगा, 1,20,000, ठीक है, क्योंकि कम ही डैमेज हुआ है, ठीक है। और 5 लाख का करवाया है तो पूरे 5 लाख मिलेंगे। तो ABC थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छे से समझ लेना बच्चों। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इसके बाद आखिरी 2 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी जो भी पैसा वो एज ए ईएमआई दे रहा है उसे उसके बदले में एज ए इंटरेस्ट मिलना चाहिए प्रोडक्ट के। सपोज द ओनर हैज़ अ हाउस, अगर उसके पास एक घर है, ही हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन हाउस। कैसे? क्योंकि जो भी टेनेंट रह रहे हैं यानी किराएदार रह रहे हैं ऑफ हाउसेस डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बट क्या होगा कि जो दूसरे हैं उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। सिंपल है, क्योंकि जो भी बंदा है जिसका घर है, जिसके ऊपर वो घर रजिस्टर्ड है, उसको ही वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उस फैमिली मेम्बर के, यानी उस घर के, या चाहे वो किराएदार हों या फैमिली मेम्बर हों, उनको इस पर कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। और यही प्रिंसिपल फॉलो होता है किसमें, इंश्योरेंस में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये क्या होता है, अगर कोई भी पॉलिसी जब भी ली जाती है तो जो भी इंश्योरेबल प्रोडक्ट है, जो हमने इंश्योरेंस करवाया जिस चीज़ का भी, कार, घर या फिर कोई भी चीज़, अगर वो फुल्ली डैमेज होती है यानी कम्प्लीटली ख़राब होगी, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन मिलेगा। बट द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट ओनरशिप विल बी विथ द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन क्या होगा, जो फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट है, जो पूरी तरह ख़राब हो गया, उसकी ओनरशिप किसको मिल जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को। एंड द प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है ये रूल नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी जो ओनरशिप है वो कंपनसेशन देने के बाद उस डैमेज्ड प्रोडक्ट की किसको हो जाएगी, कंपनी के पास हो जाएगी। यानी कार अगर ले रखी है और वो ख़राब हो जाती है तो जो भी उसका स्क्रैप बचता है आखिरी में, उसकी ओनरशिप किसके अंडर आ जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के। क्यों? क्योंकि आपको तो उसका कंपनसेशन मिल चुका है, राइट। तो बच्चों ये आज के हैं 4 पॉइंट हमने जो देख लिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। चारों प्रिंसिपल अच्छे से समझ लेने हैं अपने को। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, देन यानी आपको आपस में एक दूसरे पर विश्वास, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो ट्रस्ट मेंटेन रखना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कितना इंश्योरेंस करवाओगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करता है, ठीक है, और इस प्रिंसिपल पर भी। उसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जो भी आप पैसा भर रहे हो प्रीमियम में, ठीक है, वो एक समय के बाद, एक टाइम के बाद आपको मिल जाएगी, अगर कोई भी आपको लॉस नहीं होता है तो, ठीक है। और विथ इंटरेस्ट, यानी आपका जो भी ब्याज उसके ऊपर आपको मिले, क्योंकि इतने समय तक आपने प्रीमियम भरी, 20 साल प्रीमियम भरी, राइट, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। कौन बोलता है ये, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एंड लास्ट सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो अगर टूट जाता है, फुल्ली डैमेज हो जाता है, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, और जो भी डैमेज प्रोडक्ट है वो किसको चला जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी को। सिर्फ ये किस केस में लायबल नहीं होता, इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं और पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। विल गेट बैक टू यू सून। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए,
मास्क पहनिए अगर बाहर जा रहे हैं तो, और बार बार अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से धोते ज़रूर रहिए। आई एम योर एजुकेटर गौरव आर धनिक, signing off today. You do take care of yourself and your family. Thank you so much for your attention. Jai Hind everyone.